ओके, लास्ट क्लास में अपन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुछ एंगल्स की वैल्यू निकाली थी और मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूले दिए थे आपको। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए माइनस बी फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस साइन कॉस ए साइन बी। और फिर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के कुछ फॉर्मूले लिए थे साइन और कॉस के लिए। फिर मैंने आपको इनका यूज़ करना बताया था और मैंने बताया था कि भाई अगर मान लो साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो आप ए माइनस बी वाला जैसे फॉर्मूला हमने यूज़ किया, ए को लिया 45 डिग्री, बी को लिया 30 डिग्री, तो 45 माइनस 30 15 होता है। और इस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला जो है साइन के साथ, इसको यूज़ करते हुए हमने साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाली थी। इसके बाद में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, अगर आप में से किसी ने अगर सॉल्व कर लिया तो प्लीज़ बताएं। साइन 45 सॉरी साइन सर 75। cos 75 नहीं था क्या? अच्छा, कॉस 75 था क्या? चलो बताओ, कॉस यस सर। 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2 होगा। बिल्कुल सही आंसर है, एकदम सही। बाकी बच्चों ने भी निकाला? बाकियों के भी आया क्या? हम 75 को क्या लिख देंगे? 75 को हम लिख देंगे, 75 क्या हो गया हमारे लिए? 75 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। तो ये 75 डिग्री हो गया। यहाँ पे हम a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में समझिए इसको। जिससे नहीं हुआ और जिससे हो गया, वेल एंड गुड। तो यहाँ पे हम cos 75 को लिख सकते हैं। cos 75 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा cos 45 प्लस 30। ठीक है। अब cos a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है? ये होती है cos a cos b। ये होता है cos a cos b माइनस में sin a sin b होता है। तो cos 45 प्लस 30 को क्या लिख देंगे? cos a cos b माइनस sin a sin b, ये रख देंगे। तो ये वैल्यू रखते हैं तो देखो यहाँ से क्या होगा, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये आ जाएगा √3/2 माइनस में 1/2 या फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1/2 ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो a प्लस बी है और a माइनस बी फॉर्मूले हैं, इनका भी अपने आप में एक बहुत बड़ा यूज़ है। ठीक है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। ये है टू थीटा फॉर्मूलाज। टू थीटा फॉर्मूलाज, टू थीटा फॉर्मूलाज। ये देखो टू थीटास फॉर्मूला क्या होते हैं। जैसे हमने साइन ए प्लस बी निकाला था, तो साइन ए प्लस बी क्या था? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। और कॉस ए प्लस बी निकाला था, कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी। अगर उन फॉर्मूलों में हम a बराबर थीटा रख दें, a बराबर b बराबर हम थीटा रख देते हैं। देखो जो हमारे फॉर्मूले थे ना, जो लास्ट क्लास में, कल वाली क्लास में मैंने बेसिक्स की क्लास में आपको बताया था कि साइन a प्लस बी तो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन a माइनस बी होता है, सॉरी कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी। तो उन फॉर्मूलाज में हम क्या कर सकते हैं, उन फॉर्मूलाज में अगर मैं a बराबर b बराबर थीटा रखता हूँ, है ना, तो देखो वहां पे क्या हो जाएगा, मैं साइन ए प्लस बी जो फॉर्मूला था हमारा a प्लस बी, ये फॉर्मूला क्या था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसमें a और b की वैल्यू की जगह थीटा रख देते हैं, तो ये आ जाएगा साइन ए
ए की जगह आ गया थीटा, बी की जगह आ गया थीटा, विल बी इक्वल टू साइन ए यानी कि साइन थीटा, कॉस बी की जगह कॉस थीटा, प्लस कॉस बी की ए की जगह कॉस थीटा, और यहाँ पे भी आ जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से देखो साइन टू थीटा की जो वैल्यू है, साइन टू थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फिजिक्स में, बहुत जगह हम इसको काम में लेंगे। साइन टू थीटा इज इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो ट्वाइस साइन टू थीटा क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह से हमने कॉस वाला जो फॉर्मूला लिखा था, कॉस वाले फॉर्मूले में, कॉस में क्या था, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या आई थी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला था हमारा क्या था, ये था कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट ध्यान में रखना, यहाँ पे माइनस आता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन ए साइन बी, ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी। ए और बी की जगह हमें थीटा थीटा रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये टर्म्स आ जाएगी। यहाँ से आगे देखना समझना, ये टर्म आ गया, ओके। तो यहाँ से आगे देखो, कॉस थीटा प्लस थीटा ये हो जाएगा कॉस टू थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस टू थीटा, ये इक्वल टू आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया कॉस टू थीटा का, कॉस टू थीटा इक्वल टू हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखो, इसी में ही जो कॉस टू थीटा उसका और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कन्वर्ट होते हैं, जैसे मैं कॉस टू थीटा को, कॉस टू थीटा इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन। तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमने कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो ये हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा वन माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे एक और हमारा कॉस टू थीटा का फॉर्मूला गया, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में, ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब देखो एक और चीज़ अपन यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने इससे कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को भी क्या कर सकता हूँ, ये जो साइन स्क्वायर थीटा था इसको भी तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता था। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह का चेंज करता हूँ, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएंगे, और यहाँ से कॉस टू थीटा का एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला बनेगा, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में वन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही काम का फॉर्मूला, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये कॉस टू थीटा के तीनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान में रखने हैं। याद रखें, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में वन। ये तीन फॉर्मूले कॉस टू थीटा के लिए आपको याद रखने हैं, और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है साइन टू थीटा के लिए। साइन टू थीटा इक्वल टू क्या हो गया,
ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूले हमें याद रहने चाहिए, हमें अलग अलग जगह पे न्यूमेरिकल्स में हमें बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। ठीक है, तो ये टू थीटा फॉर्मूलाज हो गए। अब इन टू थीटा फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम थीटा बाई टू फॉर्मूला भी बना सकते हैं। थीटा बाई टू फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखो नेक्स्ट सीखिए। थीटा बाई टू फॉर्मूला, थीटा बाई टू फॉर्मूला, ठीक है, थीटा बाई टू फॉर्मूला। ये थीटा बाई टू फॉर्मूला देखो क्या है, ये सिंपली अगर आपको टू थीटा वाला फॉर्मूला अगर समझ में आ रखा है, ये साइन टू थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर ये जो फॉर्मूले हैं ये समझ में आ रखे हैं, तो देखो अगर मैं टू थीटा को थीटा से रिप्लेस करता हूँ, टू थीटा को किससे रिप्लेस किया मैंने, थीटा से रिप्लेस किया, तो थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा बाई टू हो जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे इस टू थीटा को थीटा लिख देता हूँ, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू हो जाएगा ना। इस टू थीटा की जगह मैं थीटा लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बाई टू, ये भी थीटा बाई टू। ये थीटा अगर रखूँ तो ये थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। ये थीटा रखें तो ये थीटा बाई टू, ये थीटा रखेंगे तो ये थीटा बाई टू। तो इससे देखो ये सारे फॉर्मूले वापस में एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से हमारे पास में एक नया फॉर्मूलों का ग्रुप आ जाएगा। यानी कि अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू को देखूँ तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। एक तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्या किया हमने, यहाँ पे टू थीटा की जगह थीटा रखा, तो ये ऑटोमेटिकली थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, यहाँ पे थीटा रखा, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। तो ये हम करने जा रहे हैं। तो साइन टू थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। और नेक्स्ट फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये आ जाएगा नेक्स्ट फॉर्मूला। टू थीटा को थीटा रखा, ये थीटा बाई टू, ये थीटा बाई टू। अब इसको थीटा रखा तो ये थीटा बाई टू, इसको थीटा रखा तो ये थीटा बाई टू आ जाएगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा वन माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। और नेक्स्ट फॉर्मूला कॉस थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस में वन। तो ये सारे फॉर्मूले किसके आ गए, थीटा बाई टू के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आ गए। साइन थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई टू, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए थीटा बाई टू के। साइन थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और कॉस थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस में वन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए यहाँ पे। आई बात समझ में। यहाँ पे किसी को भी कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये बहुत ही सिंपल सिंपल बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रिंसिपल है जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। आई बात समझ में। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। क्लियर है। तो इतना पोर्शन हमें बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका पता होना चाहिए। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री में और बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन फिजिक्स सीखने के लिए, फिजिक्स को सीखने के लिए ट्रिग्नोमेट्री इतना हमें कम से कम आना चाहिए। इतना अगर आता है तो हम फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा फिनिश हो जाता है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। अब नेक्स्ट जो बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है, इस पे लेते हैं हम सम इम्पोर्टेंट सर ग्राफ्स। हाँ बोलो। सर ये से फर्स्ट फॉर्मूला है अपना साइन थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा अपॉन टू। कौन सा, ये ये वाला? हाँ ये वाला। हाँ। सर इसमें अगर टू अगर कॉमन लेके कट नहीं सकता क्या, ऊपर नहीं, वाला टू ही है। कॉमन नहीं ले सकते। देखो ये साइन फंक्शन है, तो ये फंक्शन के अंदर कोई इनपुट है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है। ये जो है ना, ओ साइन के ओके अंदर सर। है कोई, फंक्शन के अंदर है कोई सही है वैल्यू, ये मल्टीप्लाई में नहीं होता। समझ रहे हो। ओके। जैसे साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, तो साइन इंटू 30 थोड़ा ना होता है। वो साइन के अंदर हमने 30 रखा है, तो साइन एक फंक्शन है, साइन के अंदर रखा है 30, तब आया उसका आउटपुट 1/2। साइन तो साइन को मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो 1/2 थोड़ा ना आ रहा है कोई। समझ रहे हो। ठीक है।
चलो आगे लेते हैं अब सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। ठीक है, ग्राफ के बारे में समझते हैं, ग्राफ क्या होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ भी लेंगे। उससे पहले ग्राफ का बेसिक फंडा क्या होता है वो अपन समझते हैं। ग्राफ के बेसिक फंडे को समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ फंक्शन क्या होता है। फंक्शन, इसे आप समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है फंक्शन। फंक्शन देखो क्या होता है, इसको जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई y इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट इधर कोई x। जैसे साइन एक फंक्शन है, उसमें थीटा की वैल्यूज का जब इनपुट लेते हैं तो आउटपुट हमें जो आता है वो हो गया हमारा आउटपुट हो गया, और साइन हमारा यहाँ पे क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन को अपन f से रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शन क्या हो जाते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स। तो ये सारे फंक्शन होते हैं जिसमें कोई तो हमारा इनपुट होता है, जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं, उस इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ हमारे पास क्या आता है, आउटपुट आता है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है मैथ्स में, उसे हम बोलते हैं फंक्शन। यहाँ पे कोई इनपुट होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट आता है, तो इस अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू एक्स, जहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी y 0 आया, x1 रखा y 1 आया, x2 रखा y 2 आया। तो ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स जाते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाता है। x को 0 रखो y 0, x को 1 रखो y 1, x को 2 रखो y हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, x को 3 रखो 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू आप इनपुट दोगे तो y क्या होगा, स्क्वायर करने के बाद में आपको मिलेगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन हो गया, या फिर y इज इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन हो गया, है ना। x की वैल्यू 0 रखी y 0, x की वैल्यू 30 रखी y हाफ, x की वैल्यू 45 रखा y 1/√2, x की वैल्यू 60 रखा y √3/2। तो ये भी एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक हो गया, कॉट हो गया, इस तरह से। और देखो कॉम्प्लेक्स फंक्शन ले सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू x/x+1। यहाँ पे देखो x की वैल्यू इनपुट दोगे, y की वैल्यू कुछ आउटपुट आएगी, तो भी ये भी एक फंक्शन है। या फिर y इज इक्वल टू 1/x, इसमें x की वैल्यू इनपुट देते रहोगे तो y इनवर्स होता रहेगा, जैसे 1 पे 1, 2 पे हाफ, 3 पे 1/3, 4 पे 1/4, 5 पे 1/5, हमें y के आउटपुट वैल्यूज मिलती रहेगी। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या है, जैसे log x हो गया, है ना, log x है ना, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, फंक्शंस के एग्जाम्पल है। तो फंक्शंस क्या होता है, कुछ हम जब वैल्यूज इनपुट देते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट आता है, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है मैथ्स में वो फंक्शन कहलाता है ना। सिंपल अपनी डेफिनेशन रखनी है, हालांकि फंक्शन को और इलोबरेट करते हुए मैथ्स में पढ़ा जाता है। और मैथ्स में जो 12th क्लास होती है आपकी, उस 12th क्लास में 3 से 4 चैप्टर केवल फंक्शन के पढ़ने को हमें मिलते हैं। तो इनपुट है और आउटपुट है, हमें हमेशा अभी केवल फिलहाल इतना ही ध्यान में रखना, किसी इनपुट पे हमें क्या मिलती है, कोई आउटपुट वैल्यू मिलती है, उसे फंक्शन कहते हैं। कुछ फंक्शन के आपके सामने एग्जाम्पल रखे हुए हैं, आई बात समझ में, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे, जो ये इनपुट होता है ये क्या होता है, ये होता है इनडिपेंडेंट, या ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये होता है इनडिपेंडेंट। ये इनडिपेंडेंट होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। देखो x की वैल्यू जो आई वो क्या, हाँ देखो इक्वेशंस जो होता है ना आदित्य, जो इक्वेशन होती है उन्हीं को ही फंक्शन कहते हैं, है ना। इक्वेशन ही क्या है, जिसमें x को इनपुट दे रहे हैं, y की कुछ उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज आ रही है, तो इन्हीं को ही फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देखना, जो x है ये होता है इनडिपेंडेंट। इनडिपेंडेंट मीन्स ये किसी पे डिपेंड कर रहा है क्या, x की वैल्यू को जब आप रख रहे हो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन y की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, x की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। आपने x 0 रखा तो y कुछ आ सकता है, 1 रखा तो कुछ और आ जाएगा, 3 रखा तो कुछ और आ जाएगा। यानी कि y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है, तो इसको बोलेंगे डिपेंडेंट। डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट किस पे है, ये x पे डिपेंडेंट। तो ये तो इनडिपेंडेंट, और ये चेंज हो सकता है क्योंकि x की वैल्यू को अपन बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हैं, तो इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों बोला, क्योंकि x इज चेंजिंग,
एक्स की वैल्यूज हम अलग अलग रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रख सकते हैं। तो एक्स इज नॉट ए कांस्टेंट, इट्स ए वेरिएबल। और वेरिएबल भी कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये वाई पे डिपेंड नहीं करता। और यहाँ पे जो वाई आउटपुट आ रहा है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये भी देखो वेरिएबल है। ये वेरिएबल कैसे है, क्योंकि एक्स वेरिएबल है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई भी वेरिएबल होगा। वेरिएबल यानी कि जो चेंज होता रहता है, और कांस्टेंट जो चेंज नहीं होते हैं। लेकिन वाई यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। जैसे वाई इक्वल टू साइन एक्स वाला फंक्शन है, तो आप एक्स की वैल्यू कुछ रखोगे तो वाई की वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगी, है ना। तो वाई डिपेंडेंट है एक्स के ऊपर। ठीक है, आई बात समझ में। अब नेक्स्ट जो फंडा सीखना है अपन को, नेक्स्ट जो बात ध्यान में रखनी है, ग्राफ्स के लिए, ग्राफ्स के लिए एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी ग्राफ हम खींचते हैं, ग्राफ्स जो होते हैं, ग्राफ्स ग्राफ्स जो होते हैं वो कैसे प्लॉट किए जाते हैं। ग्राफ्स को प्लॉट करने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होता है। ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसे इस तरह से हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस होती है और ये एक्स एक्सिस होती है। या फिर आप ऐसे समझिए, इस एक्सिस पे तो हम जो इंडिपेंडेंट होते हैं उनको रखते हैं, और इस एक्सिस पे डिपेंडेंट को रखते हैं। इस एक्सिस पे तो इसको रखते हैं डिपेंडेंट, जो डिपेंड करते हैं एक्स की वैल्यूज पे, जो आउटपुट वैल्यूज हो गई। डिपेंडेंट को रखते हैं यहाँ पे वाई एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे रखते हैं इंडिपेंडेंट को। ठीक है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, एक्स एक्सिस पे इस पे रखते हैं। यहाँ पे वैल्यूज पॉजिटिव में चलती है। जैसे ये जो पॉइंट होता है वो होता है 0,0। उसके बाद में जो आगे वैल्यूज होती है यहाँ पे पॉजिटिव में चलता है 1, फिर यहाँ पे होता है 2, यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे होता है 4, इस तरह से। और इसके पीछे जाते हैं तो ये होता है -1, इधर होता है -2, -3। तो इधर जाएंगे तो नेगेटिव होता जाएगा, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव होता जाएगा। इसी तरह से y की वैल्यू यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो +1, +2, +3। ये ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, और नीचे आएंगे तो y की वैल्यू -1, -2, -3। इस तरह से नीचे आएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज हमें मिलेगी। अब ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या होता है, टेबल में x की वैल्यूज होती है और y की वैल्यूज होती है। इन वैल्यूज का इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज हम लेते हैं। हम एक टेबल बनाते हैं, इनपुट आउटपुट टेबल। इनपुट आउटपुट टेबल में क्या है, एक जगह तो x रहता है, एक जगह y रहता है, और अलग अलग हमें कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, अलग अलग हमें पॉइंट्स मिलते हैं। उन पॉइंट्स को अपन क्या करते हैं, ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ पे तो x वैल्यू रहेगी, यहाँ पे रहता है x, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे रहता है y। x की वैल्यू कुछ रखी, y मिला, यहाँ पे कुछ रखा, ये मिला, यहाँ पे कुछ ये रखा, यहाँ मिला। तो इस तरह से x और y के अलग अलग हम पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू को रख रख के। फिर यहाँ पे जो ग्राफ पेपर होता है उस पर हम डॉट्स वगैरह बनाते हैं। उन डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद में हमें क्या मिल जाता है, फाइनल ग्राफ मिल जाता है। ये ग्राफ प्लॉट करने का एक बेसिक फंडा होता है, जो आप लोगों ने पहले सीखा होगा छोटी क्लासों में। लेकिन इसे हमें अब हमारी कॉपी में भी हमें ड्रॉ करना आना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स को। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ओके, तो मैं ग्राफ बनाना शुरू करता हूँ, क्योंकि अपन प्रैक्टिस जब करेंगे ग्राफ्स की तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो अपन ग्राफ्स को शुरू करते हैं। ये इनपुट आउटपुट टेबल होती है, इसी की सहायता से ही ग्राफ मेनली ड्रॉ किए जाते हैं। तो ये कहलाती है इनपुट आउटपुट टेबल। इनपुट आउटपुट टेबल, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे। आई बात समझ में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेपरेशन कर देता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। ये पार्ट डिफरेंट है और ये पार्ट डिफरेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ। तो मैं
पहले तो लूँगा कुछ फंक्शंस, उस फंक्शन के फिर बनाएंगे हम ग्राफ। जैसे सबसे पहला फंक्शन लेते हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट फंक्शन, y इज इक्वल टू एक्स। ये सबसे सिंपल फंक्शन हो गया कि y की अलग अलग वैल्यूज़ पे हमें क्या लेना है, x की अलग अलग वैल्यूज़ लेनी है। तो देखो मैं x और y का इसमें इनपुट और आउटपुट टेबल बना लेता हूँ सबसे पहले। तो बहुत सिंपल सा इनपुट आउटपुट टेबल बनेगा। इसको ऐसे भी बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी, जगह के हिसाब से आप देख लेना। तो इसमें x की वैल्यूज़ जब रखेंगे तो y की वैल्यूज़ हमें क्या क्या मिलेगी, हम कुछ एक पॉइंट्स ले लेते हैं। 3-4 पॉइंट काफ़ी होते हैं, 3-4 पॉइंट से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे x की वैल्यू को अगर मैं लेता हूँ 0, x 0 पे y क्या आता है, 0 आता है। x की वैल्यू में अगर 1 लेता हूँ यहाँ पे 1, तो y क्या आ जाएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 आ जाएगा। x माइनस 1 लेंगे तो y माइनस 1 आ जाएगा। x2 लेंगे तो y2 आ जाएगा। x माइनस 2 लेंगे तो y भी माइनस 2 आ जाएगा। तो इतने पॉइंट हमारे लिए काफ़ी है ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। अब क्या करते हैं, हम x और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये बन लिया हमने y एक्सिस और ये ले लिया हमने x एक्सिस, ठीक है। ये ले लिया सर x एक्सिस। मिनिमम इनपुट आउटपुट कितने चाहिए होते हैं? देखो इनपुट आउटपुट 3 से 4 काफ़ी हैं, क्योंकि उसके बाद में आपको एक आइडिया लग जाता है, और उस आइडिया लगने के बाद आप ग्राफ सीधा प्लॉट कर सकते हो। 3 से 4 काफ़ी है। अब देखो सबसे पहले 0,0, 0,0 कोऑर्डिनेट कहाँ पे होता है, ये 0,0 कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो जाएगा ओरिजिन पे। ये हो जाएगा हमारा 0,0 कोऑर्डिनेट, है ना, 0 पे 0। अब 1 पे 1 यानी कि ये यहाँ पे 1 है ना, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ 1। ये हो गया मान लो 2, ये हो गया 3, और यहाँ पे है 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, और यहाँ पे हो गया -1, यहाँ पे हो गया -2, और यहाँ पे हो गया -3, यहाँ पे हो गया -1, यहाँ पे हो गया -2, यहाँ पे हो गया -3। तो 0 पे 0 कोऑर्डिनेट ये हो गया, और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 1 पे 1, यानी कि यहाँ पे x 1 है, वहाँ पे y 1 है। तो ये देखो कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, 1 पे 1 वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फिर 2 पे 2 वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा 2,2 वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये 1,1 वाला कोऑर्डिनेट हो गया, ये 2,2 वाला कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखो ये 3 कोऑर्डिनेट काफ़ी है वैसे तो, इन 3 कोऑर्डिनेट्स को मिलाते हुए अपन एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं तो ग्राफ मिल जाएगा। फिर भी हम -1,1 वाला भी कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। तो ये -1,1 वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएगा, -1,1, -2,2 वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो ये 4 या 5 कोऑर्डिनेट ले लिया, हालांकि 2-3 कोऑर्डिनेट से भी आइडिया लग जाता है। तो आइडिया लगने के तुरंत बाद हमें ग्राफ खींच देना चाहिए। तो अब आइडिया लग गया तो तुरंत अपन ये ग्राफ खींच देते हैं, इन सभी पॉइंट्स को मिला देते हैं। तो ये किसका ग्राफ आ जाएगा, y बराबर x का ग्राफ आ जाएगा। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आ गया। आई बात समझ में, ये है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ओके, ठीक है। और देखो इसमें एक और एग्जांपल लेता हूँ, इसी का ही वो पार्ट है। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ y इज इक्वल टू -x का, देखो y इज इक्वल टू -x का ग्राफ कैसे बनेगा। y इज इक्वल टू -x का ग्राफ बनाने के लिए वही मैं इनपुट और आउटपुट टेबल ले लेता हूँ। इनपुट और आउटपुट टेबल में कुछ एक पॉइंट्स ले लेते हैं, और उन पॉइंट्स की सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू -x का। 2-3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो x इक्वल टू 0 अगर रखा जाए इसमें, तो देखो 0 पे मिल जाएगा 0। x इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा, 0। x इक्वल टू 1 अगर लेते हैं तो y देखो क्या हो जाएगा, 1 लिया तो y क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखना, x इक्वल टू 1 अगर लें तो y क्या आता है, -1 आ जाता है। x इक्वल टू -1 अगर ले, x को अगर मैं -1 लेता हूँ तो देखो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो y आ जाएगा +1। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखना। तो ये 3 कोऑर्डिनेट वैसे काफ़ी है, इन 3 कोऑर्डिनेट की मदद से हम y इक्वल टू -x का ग्राफ खींच सकते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, वही हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लेना होगा। ये y कोऑर्डिनेट हो गया और ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। ये x और y कोऑर्डिनेट हो गया। अब इन कोऑर्डिनेट्स पे अपन पॉइंट्स
ले लेते हैं। देखो मैं ये 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये बार बार नहीं ड्रॉ करूंगा। अब आपको कॉमन सेंस में ध्यान रखना, आइडिया रखना है। एक तो पॉइंट हो गया 0 0। अब x1 पे y-1, देखो x1 हो गया, y-1 यानी कि ये नीचे की ओर चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ना x1 पे y-1। ये कोऑर्डिनेट कौन सा आ गया, 1 पे -1 हो जाएगा। x की 1 वैल्यू पे y क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, x की वैल्यू -1 पे y1, यानी कि x की वैल्यू अगर -1 पे आता हूँ तो y ऊपर की ओर 1 चला जाएगा, तो देखो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा किसका, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू हो गई 1, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये तीन कोऑर्डिनेट है, इन तीनों कोऑर्डिनेट को अपन क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों ये क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू -x का ग्राफ हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है और ये y इज इक्वल टू -x का ग्राफ होता है। बताओ ये चीज समझ में आई, ये दोनों ग्राफ क्लियर है? ठीक है, ओके। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड देखो रूल देख लेते हैं हम। स्टैंडर्ड एक चीज आप ऑब्जर्व करना, यहाँ पे आप क्या देखते हो कि जो y है, y इज इक्वल टू एक्स में x का जो मल्टीप्लायर है यहाँ पे पॉजिटिव है और x का मल्टीप्लायर यहाँ पे नेगेटिव है। तो अगर y इज इक्वल टू, मैं कोई जनरल इक्वेशन लेता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स क्या हो गया, यहाँ पे मैं कोई m, कोई मान लो कांस्टेंट है, जैसे एग्जांपल के तौर पे y इज इक्वल टू 2x हो सकता है ना, y इज इक्वल टू -2x हो सकता है, y इज इक्वल टू 3x हो सकता है, या फिर y इज इक्वल टू -3x, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे कोई जनरल हम मान लो इक्वेशन लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स के लिए, अपन कोई जनरल इक्वेशन लेते हैं जहाँ पे m की वैल्यू कोई कांस्टेंट हो सकती है, +2 -2 +3 -3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है। तो उस केस में दो कंडीशन लेनी पड़ेगी हमें। दो कंडीशन क्या होगी, अगर एक तो केस हो जाएगा m पॉजिटिव हो, अगर m पॉजिटिव हो एक तो केस ये हो जाएगा, और एक केस हो जाएगा m नेगेटिव हो। इसमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ है, यानी कि एक केस में तो m पॉजिटिव हो ऊपर वाला केस, और दूसरे केस में m की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो जाए। ये जो m आया है इस m की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो, या फिर इस m की वैल्यू नेगेटिव हो, या फिर इस m की वैल्यू नेगेटिव ले लें। यहाँ से m यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, और इस केस में m नेगेटिव है। ठीक है, ये दो केस ले लेते हैं, एक केस में m पॉजिटिव, एक केस में m नेगेटिव। तो देखो पॉजिटिव के केस में तो जो लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन जो हमारी बनेगी, पॉजिटिव के केस में देखो स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, और नेगेटिव के केस में कैसे स्ट्रेट लाइन बनेगी, इन दोनों केसेस में आप ध्यान में रखना। यहाँ से आप देख सकते हो, जब यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन यहाँ से देखो पॉजिटिव एंगल बना रही है, यहाँ से झुकी हुई है इस तरह से। और जब स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे जो x के आगे जो कॉफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो ये कहाँ से बना रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से यहाँ से झुकी हुई है, इस तरह से एंगल बना रही है। तो यहाँ पे भी अगर m पॉजिटिव हो, इसको चीज़ तो ध्यान से समझना, अगर m पॉजिटिव हो तो आपका ग्राफ हमेशा आपको ऐसे मिलेगा, इस तरह से, या फिर इस तरह से ऐसे झुका हुआ, यहीं से ही कोई एक्स एक्सिस के साथ झुका हुआ मिलेगा, या ऐसे ही इस तरह से मिलेगा। और m अगर नेगेटिव हो तो आपको ग्राफ कुछ ऐसे मिल सकता है, या फिर ऐसे मिल सकता है, ऐसे। ये m नेगेटिव के लिए ग्राफ होगा। यहाँ पे जो m होता है, इसे m को अपन नाम देते हैं स्लोप। यहाँ पे m को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, स्लोप। ठीक है, तो स्लोप यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है स्ट्रेट लाइन के लिए। तो ये तो हो गया स्लोप पॉजिटिव का ग्राफ। स्लोप पॉजिटिव का ग्राफ मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई जो 90 डिग्री से कम वाला एंगल बनाएगा, और इस केस में नेगेटिव एक्सिस के साथ कोई हमारा एब्ट्यूज एंगल यहाँ पे बनाएगा।
ठीक है, 90 डिग्री से कम वाला एंगल बनाएगा। तो ये तो देखो आपको ये ध्यान में रखना है, ये तो हो गया स्लोप जब पॉजिटिव है उसके लिए, और ये हो गया स्लोप जब नेगेटिव है उसके लिए, है ना। ये आप एक बात दिमाग में फिट रखना। और ये सारे ग्राफ जो मैंने y बराबर एक्स, वाई बराबर माइनस एक्स के लिए लिए हैं, ये y बराबर 2x, वाई बराबर माइनस में 2x, 3x माइनस में 3x, उनके लिए भी ऐसे ही ग्राफ ये आएंगे। दो केसेस रहेंगे, एक तो स्लोप पॉजिटिव वाला केस रहा और एक केस रहा जहाँ पे स्लोप नेगेटिव रहा, ठीक है। तो स्लोप पॉजिटिव वाले केस में ग्राफ इस तरह से रहेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ पास में होगा ये लाइन, और स्लोप नेगेटिव हो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के पास में होगी लाइन। आई बात समझ में। तो ये है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ, y इज इक्वल टू माइनस में 2x का ग्राफ, 3x का ग्राफ। अब नेक्स्ट देखो ग्राफ लेते हैं। अगर मान लो हमारा लाइन का इक्वेशन या फिर हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, अगर ये फॉर्मेट हो, ये ग्राफ का फॉर्मेट हो, या फिर ये हमारी लाइन इक्वेशन हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि x का कोई मल्टीप्लायर है, उसके साथ में mx जो आ जाता है उसके साथ कोई c को ऐड भी कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है ना, या फिर y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, या फिर y इज इक्वल टू 7x प्लस 2 है। तो इस तरह की ये जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस का एक जनरल फॉर्मेट क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c है, ठीक है। इन इक्वेशंस का जनरल फॉर्मेट क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c है। तो देखो एक चीज तो ये है कि आप इनका भी अगर इक्वेशन निकालना चाहते हो तो आप इनपुट आउटपुट टेबल बनाइए। एक तो बेसिक फंडा ये है कि आप इनपुट आउटपुट टेबल को देखिए, या फिर यहाँ पे एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। या फिर इंटरसेक्शन भी क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। इसको तो बोलते हैं स्लोप, ये तो कहलाता है स्लोप, और इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, ये होता है इंटरसेक्शन। ये तो होता है m तो होता है स्लोप, और यहाँ पे जो c होता है इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन को अगर डिफाइन करें तो देखो x की वैल्यू को अगर जीरो रख दें, इफ x इज इक्वल टू जीरो हम रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से देखो y इज इक्वल टू c आ जाता है। यहाँ पे अगर आप x को वैल्यू को जीरो रखते हो तो y बराबर क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब x जीरो कहाँ पे होता है, x जीरो होता है y एक्सिस पे, x जीरो कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे होता है। यानी कि y इक्वल टू c वाला जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, जहाँ पे जो हमारी लाइन होगी y एक्सिस को कट करेगी। ये कौन सा पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट कट बाय लाइन, कट बाय लाइन ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पे जहाँ पे कट करेगी ये वो पॉइंट हो गया x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू सी वाला पॉइंट, ठीक है। आज वैसे क्लास का टाइम हो चुका है, तो आज ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ पूरा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें बतानी है आपको। स्लोप और इंटरसेक्शन को और ज़्यादा इलोब्रेट करेंगे अपन, और ज़्यादा इसकी फीलिंग लेंगे। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ, यहाँ से आगे अपन कल की क्लास में लेंगे। और आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं आया होगा। हम कुछ और ग्राफ लेंगे कल, और इंटरेस्टिंग ग्राफ लेंगे, उनको प्लॉट करना सीखेंगे। ग्राफ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, क्योंकि पूरे आपके पीसीएम वाले सेगमेंट में या पीसीबी वाले सेगमेंट में ग्राफ हर जगह पे कहीं ना कहीं आपको मिलते ही रहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से समझना। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। अच्छा, आपको घर के लिए जो क्वेश्चन है, घर के लिए क्वेश्चन में आप ये जो मैंने दिए हैं ग्राफ, जैसे ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, आप इनके ग्राफ प्लॉट करना, ये होमवर्क है आपके लिए। ये जो ग्राफ है ना,